बात करेंगे ब्रिक्स समिट की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक तस्वीर पूरे ब्रिक्स समिट के दौरान चर्चा में रही है। तस्वीर में पुतिन बीच में है और उनके अगल बगल में पीएम मोदी और शी जिनपिंग है। इस दौरान पुतिन कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए और थम्स अप का इशारा करते हुए नजर आए। 5 साल बाद ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। दोनों नेता आखिरी बार साल 2019 में मिले थे। तब शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आए थे। ब्रिक्स जैसे मंच पर दो सबसे बड़े आबादी वाले देशों के नेताओं की मुलाकात हुई और रूस ने इसे दुनिया भर में अपनी रणनीतिक सफलता के रूप में दिखाने की भी कोशिश की। गजान में ब्रिक्स सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब एक तरफ तो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है और दूसरी तरफ व्यापार के क्षेत्र में रूस पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती देने में लगा हुआ है। लेकिन कजान में 20 से अधिक नेताओं की मेजबानी करने वाले पुतिन का सच में ऐसे जो व्यक्तित्व जो है दिखाई दे रहा है, वो क्या सच में साबित हुआ है? ग्राफिक्स पर नजर डालिए। पहले बात करते हैं ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी इसकी। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन के बीच में हुई थी। साल 2011 में इस गुट में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। ये संगठन दुनिया के 44% जनसंख्या और 1/3 से अधिक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिम को यहां पर चुनौती देने में कितने सफल पुतिन हुए हैं ये भी जान लेते हैं। अमेरिका समेत बाकी पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कड़े से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और इन देशों के साथ रूस के संबंध में नाजुक दौर में ये नजर आए। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पिछले साल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के मामलों में भी पूरी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया था। लेकिन इस गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पुतिन इसी साल सितंबर में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य देश मंगोलिया पहुंचे थे। वारंट जारी होने के बाद किसी भी सदस्य देश की यहां पर उनकी ये पहली यात्रा थी। अगर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था तो आईसीसी सदस्यों से संदिग्धों को हिरासत में लेने की उम्मीद की जाती है, लेकिन इसके लिए तय नियम नहीं है। ब्रिक्स में जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें भी अप्रत्यक्ष तौर पर पश्चिम द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का जिक्र है। घोषणा पत्र के मुताबिक हम विश्व अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर अवैध प्रतिबंधों सहित गैर कानूनी एक तरफा उपायों के बांटने वाले प्रभाव के बारे में गहराई से चिंतित है। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, सतत विकास और पर्यावरण समझौतों को कमजोर करते हैं। वे आर्थिक विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे करीब और पर्यावरणीय चुनौतियां बढ़ती है। ब्रिक्स में पुतिन ने यहाँ पर डॉलर के बजाय स्थानीय करेंसी में लेन देन पर भी जोर दिया है और इसका जिक्र ब्रिक्स के घोषणा पत्र में भी बखूबी दिखता है। घोषणा पत्र में लिखा गया कि हम लोकल करेंसी में वित्तीय लेन देन के लिए निरंतर विस्तार में न्यू डेवलपमेंट बैंक पुर में ब्रिक्स बैंक की इस पहल का समर्थन करते हैं। हम ब्रिक्स देशों के वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स को ये काम सौंपते हैं कि लोकल करेंसी में भुगतान संबंधी मामलों को महत्व दें और अगले साल वापस हमें रिपोर्ट सौंपे। 2014 में ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को शुरू किया था, जिसे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक विकल्प बनाया गया था। लेकिन क्या इस रणनीति से पश्चिमी देशों का मुकाबला किया जा सकता है? ये भी एक अहम सवाल है। दुनिया में बड़े देशों का एक समूह है जो रूस में पश्चिम के नहीं बल्कि अपने नजरिए से देखता है। जब वे इस नजरिए से देखता है तो इसे समझ में आता है कि एक ऐसी जगह भी है जहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी जगह है, साथ ही कंटीजेंट रिजर्व रेजिस्टमेंट जैसी व्यवस्था है जिसके तहत विकासशील देशों को वित्तीय मदद ये देता है।
जाहिर है कि ऐसी चीजें अपील करती है कि लोगों को अगर आप इस लिहाज से देखेंगे तो पाएंगे कि रूस अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग खड़े हैं और भी देश है। हालांकि लेन देन और लोकल करेंसी से जुड़े योजनाओं के बारे में विस्तार से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। खजान में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान भी वहां पर पहुंचे थे। एर्दोगान अपने पश्चिम के पारंपरिक सहयोगियों से आगे बढ़कर ब्रिक्स देशों के नजदीकी बनाने में जुटे हैं और कई बार पहले भी उन्होंने कोशिश की थी ब्रिक्स में हिस्सा लेने की, और हालांकि इस बार वो वहां पर हिस्सा लेने पहुंचे भी। साथ ही अब बात करते हैं पीएम मोदी की। मोदी और शी की मुलाकात पुतिन की कामयाबी का कितना ज्यादा असर डालेगा? इनकी जो मुलाकात है इससे पुतिन को क्या कामयाबी मिलेगी, आगे कैसे देखा जाएगा? देखिए, आधे दशक बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत हुई है। भारत की इस मुलाकात की घोषणा ब्रिक्स समिट से ठीक पहले की गई थी। किसी को मालूम भी नहीं था कि वो दोनों मिलने वाले हैं, लेकिन अब मिले और पेट्रोलिंग को लेकर जारी विवाद पर समझौते की बात भी कही गई थी। इसके अगले ही दिन चीन में भी मुलाकात की और पुष्टि इसकी कर दी। इस मुलाकात को पुतिन की कामयाबी बताया जा रहा है और इसे पुतिन के लिए एक बड़े मौके के रूप में देखा गया है। कहा गया है कि पुतिन पश्चिम को दिखाना चाहते हैं कि जो पश्चिमी देश 5 सालों में नहीं कर पाए वो उन्होंने कर दिखाया। बातचीत में दोनों ही नेताओं ने सीमा पर शांति बनाए रखने की प्राथमिकता को रेखांकित किया और आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता के रिश्तों को भी बुनियाद बताया। शी जिनपिंग ने और अधिक आपसी संवाद और सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय जगत हमारी मुलाकात को बहुत ही गौर से, बहुत करीब से देख रहे हैं। क्या मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई इस मुलाकात को पुतिन की कामयाबी माना जाना चाहिए? तो देखिए, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के कई सारे पहलू हैं। स्वाभाविक तौर पर पुतिन इस मुलाकात का क्रेडिट लेंगे क्योंकि वो ग्लोबल हाउस और साथ ही पश्चिम देशों के बरकसत करना चाहते हैं। लेकिन भारत की शी जिनपिंग से मुलाकात और ब्रिक्स में रहने की अपनी वजहें हैं, क्योंकि भारत अपने विकल्प खुले रखना चाहता है।